हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो फाइनली हम करते करते मेहनत करते करते अपने कंपनी लॉ और यू कैन से कॉर्पोरेट लॉ की लास्ट यूनिट पे आ ही गए हैं। दैट इज यूनिट 5, डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। इसके अंदर हम यही 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑडिट के बारे में, ऑडिटर के बारे में, और लास्ट में किस तरीके से कंपनी पूरी बंद होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप सब ने यूनिट 4 तक सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बस थोड़ी सी मेहनत और चंद घंटे एंड आपका पूरा हो जाएगा 5th यूनिट तक कंप्लीट। एंड फिर आप अपना आराम से कंपनी लॉ को बंद करके कर सकते हो कि जी अब हम अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड के बारे में मैंने पहले भी बताया है और अब फिर से बता रही हूँ कि डिविडेंड ना कंपनी का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होता है जो वो अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब मेंबर्स ने शेयर ले रखे हैं तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना उन्हें। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर्स को देती है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अब इसको डिक्लेयर करने की जो पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है और वो एनुअल जनरल मीटिंग में, मतलब पहले अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको डिसाइड कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग में कि कितना डिविडेंड देना है। फिर फाइनली एनुअल जनरल मीटिंग में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है अब हम इतना डिविडेंड देंगे। अब पढ़ते हैं ना कि कहाँ कहाँ से डिविडेंड दिया जा सकता है। तो देखो डिविडेंड ना दिया जा सकता है करंट प्रॉफिट से, अभी का जो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का जो पिछला प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हो रखा है, या कोई भी गवर्नमेंट ने अगर मनी पेड करा है एज एन गारंटी ऑफ डिविडेंड पेमेंट तो वहां से पे किया जा सकता है। ध्यान रखना कोई भी डिविडेंड कैपिटल के यूज से पे नहीं कर सकते। कभी भी अगर आपको डिविडेंड पे करना है, आपको थोड़ी करना है, मतलब चिंटू की कंपनी को अगर कभी भी डिविडेंड पे करना है तो वो कभी भी कैपिटल को यूज करके डिविडेंड पे नहीं कर सकता। इसके अलावा बिफोर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को ना ट्रांसफर करना पड़ता है कंपनी के रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, और ये क्यों करना पड़ता है? अब देखो शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड मिल गया, बट जो और पार्टीज हैं लाइक क्रेडिटर वगैरह उनको भी तो थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए होती है ना। तो जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कुछ अमाउंट जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ता है। अब आ जाते हैं प्रोसीजर रिक्वायरमेंट फॉर अ पेमेंट। अब पेमेंट की प्रोसीजर रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो देखो जिस दिन डिक्लेयर हुआ डिविडेंड, जितना डिक्लेयर हुआ डिविडेंड उतना अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में, और ये सेपरेट अकाउंट कहाँ पे होता है? शेड्यूल बैंक में, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। मान लो आज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 1 जनवरी को डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, तो 6 जनवरी तक सेपरेट अकाउंट में जो बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक में होगा वहां पे ये पूरा डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, डिविडेंड को हमेशा कैश में पे किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे शेयर होल्डर्स को बुला के कैश दिया जाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि कंसीडरेशन नहीं दिया जा सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिविडेंड जो है इसकी जगह पे हम आपको लैपटॉप दे रहे हैं, डिविडेंड इतना देना था तो लैपटॉप की वैल्यू भी इतनी है, या हम आपको मैकबुक दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको कैश में देना है, मतलब या तो चेक के थ्रू दो, पैसा दो, ऐसा पैसा कि वो अपने हिसाब से यूज कर सके। ठीक है, चेक दो, डिविडेंड वारंटी दो, या डिजिटल मोड से यूपीआई वगैरह से पे कर आता है। एलिजिबिलिटी रिसिपेंट, मतलब कौन से जो लोग हैं जिनको डिविडेंड मिलेगा, तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है ना डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा। और किस प्रपोर्शन में मिलेगा? जिस प्रपोर्शन में उन्होंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं उस प्रपोर्शन में मिलेगा। देन टाइम लिमिट क्या होती है? देखो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए शेयर होल्डर्स को। आगे पढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर डिफॉल्टिंग इन पेमेंट, मान लो कंपनी ने आज डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 1 जनवरी को, ठीक है, तो और 31 जनवरी तक उन्होंने पेमेंट ही नहीं करा डिविडेंड का। अब 30 दिन तो बीत गए, तो इस केस में जिस भी डायरेक्टर की लाइबिलिटी है, ठीक है, जिस भी डायरेक्टर ने डिफॉल्ट करा है, जिसकी भी जानकारी में डिफॉल्ट हुआ है, उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 1000 रुपये पर डे जब तक डिफॉल्ट चलेगा फाइन लगेगा। ठीक है, और कंपनी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ना उनको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ऑन अ डिफॉल्ट अमाउंट। देन आता है प्रोविजन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। देखो डिविडेंड के अंदर ना एक वर्ड और आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि बीच में कंपनी के पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया है तो वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। इंटरिम डिविडेंड ना करंट ईयर के फाइनेंशियल प्रॉफिट से हो सकता है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से हो सकता है, या फिर प्रीवियस ईयर का कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां से आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी सेम ही प्रोविजन है कि जिस दिन डिक्लेयर डिविडेंड हुआ, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में, वो बैंक अकाउंट जो शेड्यूल बैंक में होगा, पूरा डिविडेंड का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होता है। देन आ जाता है अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। अब
देखो मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड पे करना होता है, बट मान लो शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया, तो कंपनी को कुछ ये स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। क्या? ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर डिविडेंड जो है वो अभी भी अनपेड या अनक्लेम्ड है 30 दिन के बाद, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया लेकिन उसके बाद भी अनपेड या अनक्लेम है, तो उसके बाद कंपनी को वो एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। और ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट कहाँ होगा? शेड्यूल बैंक के अंदर। ठीक है, 30 दिन का पीरियड बीतने के 7 दिन के बाद, मतलब डिविडेंड पेड हुआ, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 1 जनवरी को। ठीक है, उसके 30 दिन के बाद मतलब 31 जनवरी डेट आ गई। 31 जनवरी तक किसी ने वो डिविडेंड लिया ही नहीं, अनक्लेम रहा, तो फिर 31 जनवरी के बाद 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक मतलब 7 फरवरी तक वो जो डिविडेंड है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाना चाहिए। और वो बैंक अकाउंट कहाँ होगा? शेड्यूल बैंक के अंदर। ठीक है, देन आता है पब्लिक डिस्क्लोजर विद इन 90 डे ऑफ ट्रांसफरिंग एन अमाउंट। मतलब ये मान लो 7 फरवरी को अमाउंट ट्रांसफर हो गया था, उसके 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी को ना एक डिटेल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा, जिसमें उन्हें उस शेयर होल्डर का नाम जिसका वो डिविडेंड है, ठीक है, उसका लास्ट एड्रेस और कितना अनपेड अमाउंट है उस रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर का, वो सब लिख के और ये अपनी कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, या फिर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई और वेबसाइट प्रिस्क्राइब करी है तो वहां पे भी अपलोड करना होगा। देन डिफॉल्ट ऑन ट्रांसफर। अगर कंपनी जो है ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करती है तो इसको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द अनट्रांसफर्ड अमाउंट, जितना पैसा उसने ट्रांसफर नहीं किया है उस पे। ठीक है, और ये जो है, ये जो इंटरेस्ट है वो कहाँ यूटिलाइज होगा? अनपेड शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज होगा। देन ट्रांसफर्स टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। देखो जो हमने अमाउंट अनपेड डिविडेंड का अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया था, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, अब मान लो ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी 7 साल तक, लगातार 7 साल तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ये प्रिंसिपल अमाउंट भी और अगर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसी कंपनी ने ट्रांसफर करा उसके बाद उसे प्रूफ भी लेना पड़ेगा कि हाँ हमने पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया है, और डिटेल भी लेनी पड़ेगी करस्पॉन्डिंग शेयर होल्डर्स की। तो एक बार जब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, उसके बाद प्रूफ भी लेना पड़ेगा कि हाँ हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, और इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड वालों को वो जो भी अथॉरिटी होगी उसको उन शेयर होल्डर्स की डिटेल भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मान लो अगर शेयर होल्डर कभी बाद में अपना पैसा क्लेम करना चाहे तो इन अथॉरिटी के पास डिटेल होनी चाहिए कि ये पैसा किस शेयर होल्डर का है। अगर ये ऊपर की जो प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारी प्रोविजन में से कोई भी प्रोविजन कंपनी फॉलो नहीं करती है तो कंपनी पे 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन लगेगा, और जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में होगा उस पर भी 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन लग जाएगा। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिटर। हमने डिविडेंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ऑडिट। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे ऑडिटर, और ऑडिटर का भी हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी इंसान को एज एन ऑडिटर रखना है तो क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो कंपनी एक्ट ने साफ साफ बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन को, मान लो चिंटू को रखना है एज एन ऑडिटर, तो वो क्वालिफाइड सीए होना चाहिए। इसके अलावा ऑडिट फर्म या एलएलपी को भी एज एन ऑडिटर रखा जा सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मान लो आपने किसी ऑडिट फर्म को अपनी कंपनी का ऑडिटर रख लिया, लेकिन जो आपकी जो कंपनी के डॉक्यूमेंट होंगे वहां पे साइन कोई एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। तो ये चिंटू है, ये चिंटू क्या है कि एक ऑडिट फर्म में काम करता है, और इसी ऑडिट फर्म को मिंटू ने अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करा है। तो जो मिंटू की जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पे साइन कौन करेगा? चिंटू ही करेगा। देन आता है डिस्क्वालिफिकेशन। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन किस किस को ऑडिटर रख सकता है, अब देखते हैं किस किस को ऑडिटर नहीं रख सकते। तो देखो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अलावा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है, खुद के कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय को ऑडिटर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन पार्टनर है ना कंपनी का, तो वो भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है कि पर्सन देयर रिलेटिव और अ पार्टनर, कोई भी पर्सन या उनके रिलेटिव या उस पर्सन का पार्टनर, अगर कोई भी पर्सन उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी के अंदर इंटरेस्ट होल्ड करता है, या फिर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के अंदर या कंपनी की होल्डिंग कंपनी के अंदर इंटरेस्ट होल्ड करता है 1 लाख से ऊपर का, तो उस पर्सन को भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर कंपनी, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, उस होल्डिंग कंपनी की भी अगर सब्सिडरी कंपनी के अंडर भी कोई 1 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट होल्ड करता है
तो उस पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, चाहे वो पर्सन करे, चाहे उसका रिलेटिव करे, चाहे पर्सन का पार्टनर करे, उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी को, कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी की होल्डिंग कंपनी या कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है ना, और उसने भी कोई सब्सिडरी अपॉइंट कर रखी है, उस कंपनी को 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट दिया है एज अ लोन किसी भी पर्सन ने या उसके रिलेटिव ने या फिर पार्टनर ने, तो उस पर्सन को भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर 1 लाख से ऊपर की गारंटी भी प्रोवाइड करी है ना कंपनी को, उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी को, तो भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज एन ऑडिटर। नेक्स्ट आता है कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशन अगर कंपनी का, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का या कंपनी की होल्डिंग कंपनी का या फिर कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसकी भी सब्सिडरी कंपनी के साथ है, तो फिर आपको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है अगर आप डायरेक्टर के या की मैनेजर पर्सन के रिलेटिव हैं, मान लो ये चिंटू है और ये मिंटू है। अब चिंटू जो है ना वो डायरेक्टर है किसी कंपनी का, ठीक है, और चिंटू मिंटू रिलेटिव है, तो मिंटू को उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इंडिविजुअल हु इज एम्प्लॉयड फुल टाइम एल्सवेयर, कोई भी पर्सन जो कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉय हो रखा है या फिर 20 कंपनी से ज़्यादा का ऑडिटर अपॉइंट हो रखा है, उसको भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी भी पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर ऑफेंस या फ्रॉड, ठीक है, और 10 साल अभी इस बात को नहीं बीते हैं, तो उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पर्सन हु रेंडर एनी प्रोहिबिटेड सर्विस, अगर वो कंपनी को कोई भी ऐसी प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहा है जो कि कंपनी एक्ट में कहा है, कि कंपनी एक्ट ने ये कहा है कि ये वाली जो सर्विसेज है ना ये ऑडिटर किसी कंपनी को नहीं दे सकता, और वो पर्सन वही कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, मान लो किसी पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया और कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन को मीट कर गया, मतलब ऊपर के जो क्राइटेरिया उसमें से किसी भी एक क्राइटेरिया में फिट बैठ गया डिस्क्वालिफिकेशन के, तो उसे इमीडिएटली अपना ऑफिस छोड़ के जाना होगा, उसे इमीडिएटली अपना ऑफिस छोड़ के जाना होगा। आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखो फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो वहां पे जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास राइट होता है कि वो रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर जो पहला ऑडिटर है वो अपॉइंट कर दें, और अगर बोर्ड मेंबर नहीं कर पाते तो फिर रजिस्ट्रेशन के 90 दिन के अंदर अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। लेकिन अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में CAG को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट 30 डेज के, मतलब ये 60 डे बीतने के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाते तो उस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और वहां पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। देन आता है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। देखो जो भी इंडिविजुअल या फिर ऑडिट फर्म जिसको भी अपॉइंट किया जाता है एज अ ऑडिटर, वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, और वो पर्सन ऑडिटर रहता है फॉर द 6th एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी एनुअल जनरल मीटिंग तक। उसके बाद किसी और को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट के केस में क्या होता है कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो और ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है और वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑडिटर रहता है, उसके बाद फिर कोई और आता है। अब आता है टेन्योर एंड द रोटेशन। देखो लिस्टेड कंपनी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करा गया है कि वो अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हैं, मान लो चिंटू को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसे 5 साल तक चिंटू को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, चिंटू किसी फर्म में काम करता है और उसको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, तो 10 साल तक मैक्सिमम उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद फिर रोटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखो अगर कंपनी को ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो जिस भी पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना है उसको जाके बता दो कि हम ना आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, और उसको वेरीफाई कर लो कि कहीं वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। उसके बाद उस ऑडिटर से, मतलब जिस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करने की आप कोशिश कर रहे हो, उसकी रिटन कंसेंट लो कि हाँ वो एग्री है ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी लो कि ऐसा ना हो कि वो डिस्क्वालीफाइड हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा क्वालिफिकेशन का। अगर कंपनी के पास ऑडिट कमेटी
है तो ऑडिट कमेटी से भी फॉर्मल रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट के लिए। देन उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुला के अपॉइंटमेंट को अप्रूव कराना होगा और अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनके पास फॉर्म ADT1 फाइल करना होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। देखो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी एक्ट ने प्रोहिबिटेड करा है कि एक किसी पर्सन को 5 साल से ज्यादा ऑडिटर नहीं रखा जा सकता, और अगर कोई फर्म को अपॉइंट किया है तो उसको मैक्सिमम 10 साल तक ही आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा। अब ऑडिटर को चेंज कैसे करते हैं, या तो ऑडिट कमेटी, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं कि नेक्स्ट ऑडिटर कौन होना चाहिए। फिर जो भी इनकमिंग ऑडिटर है वो आउटगोइंग ऑडिटर के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मान लो ये चिंटू है, ये अभी XYZ कंपनी का ऑडिटर था, ठीक है, ये मिंटू है, ये चिंटू अब जा रहा है और मिंटू अपॉइंट हो रहा है, लेकिन ये चिंटू मिंटू क्या है, ये रिलेटिव है, तो मिंटू अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज एन ऑडिटर क्योंकि ये आउटगोइंग पार्टनर के साथ इनकमिंग ऑडिटर का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मान लो चिंटू जो था वो ऑडिटर अपॉइंट किया गया था और अब उसका 5 साल का काम कंप्लीट हो गया, तो अगली बार एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए उसे 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, पूरा 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा। और एक चीज और है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि मान लो चिंटू ने पहले XYZ लिमिटेड फर्म ज्वाइन करी थी। ये कौन सी फर्म है, ये ऑडिट फर्म है, एक ऑडिट फर्म है, ठीक है, और ये ABC लिमिटेड का क्या था, ABC लिमिटेड का ये ऑडिटर बना हुआ था। 5 साल कंप्लीट हो गए थे, फिर उसके बाद क्या किया चिंटू ने, XYZ जो फर्म थी उसको छोड़ दिया और NPQ फर्म को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, NPQ फर्म को वो ज्वाइन कर लिया। अब ABC लिमिटेड ने क्या कहा कि पहले तो हमने XYZ फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया था, अब हम NPQ को कर लेते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो पर्सन है चिंटू वो XYZ में था, तब 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था, अब वो NPQ फर्म में चला गया, तो अब ये दोनों ही फर्म डिस्क्वालिफाइड हो गई टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर। ठीक है, देन आता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कैसे ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो कंपनी ही ऑडिटर को रिमूव कर सकती है, उसका टेन्योर पूरा होने से पहले कंपनी ऑडिटर को रिमूव कर सकती है, और रिमूव करने के लिए स्पेशल रिसोल्यूशन पास करा जाता है और अप्रूवल लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑडिटर को भी ना अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। देन बाय द स्पेशल नोटिस एंड रिप्रेजेंटेशन। देखो स्पेशल नोटिस को ना एनुअल जनरल मीटिंग में रखा जाता है, जहां पे ये कहा जाता है कि हम नए ऑडिटर को ला रहे हैं, पुराने को हटा रहे हैं। अब इस रिसोल्यूशन की कॉपी जो है वो पुराने ऑडिटर को भी भेजी जाएगी और उस पुराने ऑडिटर से रिटर्न में मांगा जाएगा कि भाई तुम अपनी बात रखो, इन लोगों ने तुम पे ये इल्जाम लगाए हैं और इसलिए आपको हटा रहे हैं। अब जो भी बात पुराना ऑडिटर रखेगा वो सारे मेंबर को भेजी जाएगी और मीटिंग के टाइम पे भी उसको बताया जाएगा सारे मेंबर्स को कि जो पुराने ऑडिटर का ये कहना है। अगर वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब अगर पुराना ऑडिटर जो है वो मिसयूज करता हुआ पाया जाता है अपनी पावर का, तो उसको फिर हटा दिया जाता है। इसके अलावा अगर जो ट्रिब्यूनल है वो इस बात से सेटिस्फाई हो गई कि ऑडिटर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी में अपना हाथ दिया है, ठीक है, तो उस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो भी पुराने ऑडिटर को हटा सकती है। और जो ऑडिटर को ट्रिब्यूनल ने रिमूव करा है बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ना मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब ये ऑडिट क्या होता है, देखो ये एक मैकेनिज्म है जिससे ये इंश्योर करा जाता है कि जो भी कंपनी है ना वो उस पर जितने लॉज रख रहे हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो भी प्रोसीजर है, उन सबको ढंग से फॉलो करे। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा करा जाता है, ये एग्जामिन करने के लिए कि क्या कंपनी जितनी भी प्रोविजन है कॉर्पोरेट की या दूसरे एप्लीकेबल लॉ की उन्हें फॉलो कर भी रही है या नहीं। तो इसको गवर्न करने वाला जो सेक्शन है ना वो 204 है कंपनी एक्ट 2013 का, जिसका एम ये है कि कंपनी की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको मजबूत करा जाए और ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। ऐसा ना हो कि कंपनी रूल्स फॉलो ही नहीं कर रही या कोई फ्रॉड चल रहा हो। ठीक है, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट जो एक प्रैक्टिशनिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट की प्रोविजन फॉलो कर रही होनी चाहिए, जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रही होनी चाहिए, और जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है उनको भी फॉलो करे। ठीक है, अब इसकी लीगल प्रोविजन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 ऑफ कंपनी एक्ट जो सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनी है, उनको ना मैंडेटरी है कि उन्हें सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है एक प्रैक्टिशनरिंग कंपनी सेक्रेटरी से।
और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना वो फॉर्म MR3 में मिलेगी और इस रिपोर्ट को अटैच कर देना है बोर्ड रिपोर्ट के साथ कंपनी की, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी कंपनी है जिनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना ज़रूरी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो कोई भी लिस्टेड कंपनी है ना उसे कराना है। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने कोई भी लोन लिया या पैसे उधार लिए हैं बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा या 100 करोड़ तक कोई भी पैसे अगर बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी कंपनी ने लिए हैं तो उसे भी ये रिपोर्ट सबमिट करनी ज़रूरी है। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑडिट होना है वो एक सेक्रेटरियल ऑडिटर के थ्रू होना है। तो इसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है? तो देखो कोई भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। और कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं थ्रू द बोर्ड रिसोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि कंपनी का बंद होना। फाइनली हमने पढ़ लिया कंपनी बनी कैसे, चली कैसे, अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी बंद कैसे होती है। तो देखो जैसी कंपनी वाइंड अप होती है ना उसके बाद क्या होता है कि कंपनी का जो नेम था ना रजिस्ट्रार का जो रजिस्टर था उसमें से हटा दिया जाता है। तो कंपनी वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस के टाइम पे जो भी एसेट होती है कंपनी की उन्हें बेच दिया जाता है और उस पैसे से लाइबिलिटी को पे कर दिया जाता है। अगर उसके बाद भी कोई पैसा बचता है ना तो वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। इसके कंप्लीट होने के बाद जो कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाती है और उसका एग्जिस्टेंस एज अ लीगल एंटिटी खत्म हो जाता है। कंपनी का नेम भी जो है रजिस्टर्ड से हटा दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के। अब मोड ऑफ वाइंडिंग अप कितने तरीके से होते हैं? तो दो तरीके से कंपनी जो है वो वाइंड अप हो सकती है। पहला तो बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल है वो भी ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को वाइंड अप कर दो। अब कौन कौन से केसेस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है? सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन। मान लो कंपनी ने ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा है और ये डिसाइड करा है कि वो वाइंड अप होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल। इसके अलावा अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जिससे नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट है तो वो वाइंड अप के ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड एक्टिविटी कर रही है या फिर कोई अनलॉफुल पर्पस से वो कंपनी बनी हुई है तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल उसको वाइंड अप के लिए बोल सकता है। इसके अलावा डिफॉल्ट इन फाइलिंग, मतलब कंपनी ने लगातार 5 साल तक जो है रजिस्ट्रार के पास अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल कह सकती है कि बंद करो कंपनी। या फिर अगर कुछ और ट्रिब्यूनल को लगता है तो उस बेसिस पे भी वो कह सकती है कि कंपनी को बंद कर दो। इसके अलावा है वॉलेंटरी लिक्विडेशन, मतलब कि कंपनी जो है खुद से बंद हो रही है अपनी मर्जी से, सारे जो पार्टनर्स हैं या जितने सारे लोग हैं वो एग्री कर रहे हैं और कंपनी को बंद कर रहे हैं। वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है और डिक्लेरेशन जो है सॉल्वेंसी की वो दी जाती है। बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड मेंबर आते हैं, वो वोट करते हैं और फिर उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अगर एग्री हो जाते हैं वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए तो फिर आगे प्रोसेस करा जाता है। इसके अलावा ये जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना इनको जो है डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि देखो हम कंपनी जो है हम किसी को चीट करके अपने आप को बंद नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का उधार नहीं है तो हम उसे पे कर सकते हैं, ये सारी बातें बतानी होती है। वरना कोई भी कंपनी खोले और फिर 4-5 दिन बाद या कुछ साल बाद बंद कर ले चीट करके, है ना, तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी देनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि मीटिंग के 4 वीक के अंदर डायरेक्टर की जो डिक्लेरेशन हुई उसके बाद उन्हें एक जनरल मीटिंग बुलानी होती है। जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिसोल्यूशन पास होता है। जनरल मीटिंग में कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स आते हैं। तो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करा जाता है और एक जो लिक्विडेटर है उसको अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर कौन होता है? ये ना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको अपॉइंट करा जाता है ताकि वो लिक्विडेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो हैंडल कर सके, ठीक है। देन उसके बाद जो क्रेडिटर है उनका अप्रूवल लिया जाता है। मान लो कंपनी ने 2 लाख का क्रेडिट ले रखा है, ठीक है, 3 लाख का क्रेडिट ले रखा है, लोन ले रखा है 3 लाख का, डिफरेंट क्रेडिटर से ले रखा है, टोटल वैल्यू 3 लाख है। तो इसकी जो 2/3 वैल्यू है, मतलब अप टू 2 लाख तक जितने क्रेडिटर हैं टोटल मिला के जो 2 लाख तक की वैल्यू है, जिन क्रेडिटर का अमाउंट मिला के 2 लाख तक की वैल्यू हो जाती है, इतने क्रेडिटर्स का अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा कंपनी को,
ठीक है। और उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। देन उसके बाद जो लिक्विडेटर है वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगा विद इन अ 5 डे ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। और पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पब्लिश करा जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। इसके अलावा जो वेबसाइट है कंपनी की और जो IBBI है उसकी वेबसाइट पे भी पब्लिश करा जाएगा, ठीक है। और ये इसलिए करा जाता है ताकि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपना क्लेम सबमिट कर सके। क्लेम मतलब जितने पैसे उन्हें मिलने चाहिए वो बता सके कि जी हमारे इतने पैसे हैं, हमें ये दे दो, फिर आप बंद होते रहना। उसके बाद फिर प्रोसीडिंग एंड ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर की क्या क्या ड्यूटी होती है कि पहले वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, फिर वेरिफिकेशन एंड स्टेक होल्डर की लिस्ट बनाता है 45 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद वो बैंक अकाउंट बनाता है कंपनी का और सारी चीज़ें बेचता है, जितनी भी एसेट होती हैं उनको बेचता है 6 महीने के अंदर अंदर। जो भी पेमेंट होता है उसको कर देता है और लास्ट में उन सब का रिकॉर्ड रखता है 8 साल तक। ये सारा काम जो है ना लिक्विडेटर को वो 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। और अगर 1 साल के अंदर अंदर वो नहीं कर पाता तो फिर उसे स्टेटस बताना पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचा, तो स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। जो फाइनल रिपोर्ट होती है ना, एक बार कंपनी के सारे अफेयर ख़त्म हो गए, लिक्विडेटर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट बना ली जिसके अंदर ऑडिटेड अकाउंट हो गए, लिक्विडेशन के सेल्स कैसे कैसे हुई, सबके पैसे पे कर दिए, यानी सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। तो ये होने के बाद लिक्विडेटर ये जो रिपोर्ट है वो कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, जो ROC है, जो बोर्ड है, उन सबको इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज देता है। और इसके बाद वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ये रिपोर्ट भेजता है। और अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होती है तो वो फिर ऑर्डर दे देती है कि ठीक है कंपनी डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। और जैसे ही ये ऑर्डर मिल गया आपको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिल गया, उसके 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ता है कि जी कंपनी हमारी बंद हो गई है। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड द डिसोल्यूशन। देखो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन 2 डिस्टिंक्ट स्टेज है प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग अ कंपनी लाइफ। द प्राइमरी डिफरेंस जो है इनके बीच में वो 2 है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। वाइंडिंग अप जो है वो प्रिलिमिनरी या फिर एक कहो प्रायर स्टेज है, बल्कि जो डिसोल्यूशन है वो फाइनल स्टेज है। ड्यूरिंग अ वाइंडिंग अप फेज जो लीगल एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो कंटिन्यू रहता है, अफेयर उस टाइम पे सेटल डाउन हो रहे होते हैं। जहाँ इस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लिक्विडेटर कहा जाता है, जो अपॉइंट किया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। वो सारी एसेट बेच रहा होता है, सारे डेप्ट पे कर रहा होता है, ठीक है, और जो भी सरप्लस होता है वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। जो फाइनल टर्मिनेशन होता है, मतलब जब कंपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। मतलब जैसे ही डिसोल्यूशन होता है ना तब तो कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है, बस उसके प्रोसेस चल रहा होता है डिसोल्यूशन होने का। तो डिसोल्यूशन क्या है, फाइनल स्टेज, और जो पहली स्टेज है, सबसे स्टार्टिंग स्टेज है, वो है वाइंडिंग अप। इसी के साथ आपका कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आप इन्हें बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।